अच्छा, सबसे पहले मैंने एक पेज खोल लिया। पेज खोलने के बाद आपने क्या करना है, मुझे कोई मेन्यू सारा करने की जरूरत नहीं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं, आपको भी इसकी कोई जरूरत नहीं। हमने उर्दू लिखनी है और इसको ले जाना होगा, ठीक है। ये टूल आ रहा है आपके पास, इस पर लिखा है ए बॉक्स, इस पर आपने क्लिक करना है और ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। अब यहाँ पर आपको टाइपिंग करनी है। अब टाइपिंग करने के लिए लाजमी बात है आपको कीबोर्ड की तो पहचान होनी चाहिए। अगर आपको कीबोर्ड की पहचान नहीं है फिर तो नहीं हो सकती, यानी इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घर बैठ के कोई उर्दू का पेज अपने सामने रखें, कोई न्यूज़पेपर अपने सामने रखें, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको, इसलिए कि यहाँ देखिए मैं कहाँ आ रहा हूँ, एडिट में। एडिट से मैं आ गया हूँ कहाँ, प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पर लिखा हुआ है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। मैं इस पर आता हूँ। ओके ओके, मैंने कुछ बताए बगैर ही ओके कर दिया ना जी। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फोनेटिक। यहाँ पर कीबोर्ड की मुख्तलिफ किस्में हैं। सो जब से सबसे ज़्यादा जो यूज़र फ्रेंडली कीबोर्ड स्टाइल है ना, वो फोनेटिक है। फोनेटिक का मतलब क्या है? फोनेटिक का मतलब यह है कि आपकी जो कीवर्ड्स के कैरेक्टर्स हैं ना, वो साउंड के साथ प्ले हो रहे हैं। यानी कि फोनेटिकली हम जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैं पे लिखना चाहता हूँ तो अगर मैं इंग्लिश में इसको साउंड करूँ तो पी के साथ करूँगा, ठीक है ना। अलिफ लिखना चाहता हूँ तो इंग्लिश के साथ में इसे साउंड करूँ तो ए के साथ करूँगा। सो फोनेटिक में मोस्टली, सारे नहीं, 100% नहीं, लेकिन मोस्टली जो कैरेक्टर्स हैं वो साउंड के साथ प्ले कर जाते हैं। सो इसलिए ये इसको प्रैक्टिस करना ज़्यादा, लेकिन सारे नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मोर देन 80% कर जाते हैं। सो इसलिए ये फोनेटिक मैं भी ये यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर लोग इसी को प्रेफर करते हैं। बाकियों को तो हर कैरेक्टर ही चेंज होता है, ठीक है। सो मैंने फोनेटिक को चूज़ किया। जैसे अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो यहाँ पर आकर मैं वही लिख लेता हूँ जो वहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख रहा था। लिख देता हूँ जी DH। मैंने अब मैं जैसे लिख रहा हूँ ना, मैं कैरेक्टर्स बोलूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि मैं कैसे कंपोज कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने डी लिखना है, डाल लिखना है तो डी लिखा, फिर मैंने आई प्रेस किया, ठीक है, फिर मैंने ए प्रेस किया, फिर मैंने आई प्रेस किया। आप देखते जाएं क्या क्या आ रहा है। फिर मैंने सी प्रेस किया, फिर स्पेस दिया, फिर मैंने ए प्रेस किया और वाई प्रेस किया तो DH लिखा गया। अभी मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि आगे मैं जो कुछ लिखूँ आपको बड़ा नजर आए। ये वर्ड की तरह इसकी फॉर्मेटिंग है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। लिखा आ गया DH। अच्छा, आगे लिख देता हूँ मैं पाकिस्तान। तो मैंने P प्रेस किया, फिर अलिफ किया, सॉरी ए किया, के किया, एस किया, टी किया, ठीक है। और अगर मैंने टे लिखना होगा तो मैं शिफ्ट के साथ टी कर दूंगा, ठीक है। फिर मैंने अलिफ किया तो फिर मैंने एन कर दिया, और अगर मैंने दूसरा लिखना होगा तो शिफ्ट के साथ कर दूंगा, ठीक। तो ये अब मैंने ये लिख लिया। अब मैं इसको लेकर जाना चाह रहा हूँ फिल्मोरा में या कैनवा में, दोनों सूरतों में मैं कैसे लेकर जाऊंगा, ठीक है। दोनों सूरतों में एक ही तरीका होगा। अब मुझे क्या करना है, इसको देखिए, ये उर्दू का फ़ॉन्ट है, वहाँ पर इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं, तो इनकी आपस में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है किसी भी तरह से। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, आप ये समझ लें कि मुझे इसे पिक्चर बनाना है। जब मैं इसे पिक्चर बना लूँगा तो उधर चला जाएगा इजीली, ठीक है। इसे पिक्चर बनाने के लिए साइंस आपने समझनी है क्या है। पहले मैंने जो टाइप किया है वो कहाँ से किया है, ए बॉक्स से किया है। ए बॉक्स से टाइप करने के बाद कुछ मैंने फ़ॉन्ट शॉन्ट्स लगाए हैं। अब ये देखें कि फ़ॉन्ट्स भी इसके डिफरेंट है। यहाँ पे इस पर हैं, कितने सारे आ रहे हैं। तो आपको जो फ़ॉन्ट यहाँ से पसंद आए वो लिख सकते हैं हम। जैसे मैंने लिख लिया जी, अब दूसरा फ़ॉन्ट आ गया। अब इस पे आए, अब मैं किस पर आ गया हूँ, पहले वाले टूल पर आया हूँ। ये पहला टूल जो एरो सा बना हुआ है, इस पर आए और इसको देखें, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर सिलेक्ट होना शुरू हो गया। पहले ऐसे नहीं हो रहा था, पहले ये टेक्स्ट की सूरत में सिलेक्ट हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल मुझे दोबारा इसमें टाइपिंग करनी है तो फिर मैं बिल्कुल इसके नीचे वाले टूल पर आऊँगा। इसको बोलते हैं IBM टूल, IBEAM, यानी आई कैरेक्टर और BEM, IBM टूल। इस पर क्लिक करें और फिर यहाँ क्लिक करें तो फिर कर्सर आ जाएगा। फिर मैंने इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर सिलेक्ट करना होगा, फिर मैं पहले टूल पर जाऊँगा। चलिए जिसको मैं थोड़ा सा लंबा कर लूँ कि एक लाइन में आ जाए, ठीक है। अब मुझे इसको पिक्चर बनाने के लिए क्या करना है, पिक्चर बनाने के लिए मुझे इसे किसी ग्राफिक टूल में लेकर जाना है। लेकिन इससे आसान रास्ता ये है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सभी के पास इंस्टॉल होता है, वर्ड है ना, वर्ड होता है ना सबके पास। आप क्या करें, इसे कॉपी करें और वर्ड में ले जाएं। कैसे जाएंगे वर्ड में लेके, इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C कर दें, बस कॉपी हो गया। अच्छा, ये कॉपी करने का ये तरीका यूज़ करना है। एक तरीका और भी तो है ना, वो कौन सा है। मैं सेकंड टूल में आऊँ,
ये भी तो हो सकता है मैं इस तरह हाईलाइट करके कॉपी कर लूँ, इस तरह नहीं करना हमने, इसलिए कि इस तरह करने से तो वो उसी जगह पे लेकर जाएगा जो उर्दू का सॉफ्टवेयर होगा। हमने उसे ऑब्जेक्ट बनाकर लेकर जाना है, पिक्चर बना के लेकर जाना है। एक बात आपने और याद रखनी है कि जब आप इसको मूव करके करेंगे तो इसका जो बिहेवियर है वो ऐसा होना चाहिए कि पहले इन पेज खुला होना चाहिए। वो क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि हमें फ़ॉन्ट्स के साथ हम इस वक्त प्ले कर रहे हैं, फ़ॉन्ट्स के साथ प्ले कर रहे हैं ना। अब अगर मैं इन पेज पहले नहीं खोलता, पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेता हूँ और उसके साथ पैरेलल फोटोशॉप भी खोल लेता हूँ और विंडो भी तो खोली हुई है मैंने, तो ये तीनों प्रोग्राम जो है इनके फ़ॉन्ट्स कौन से हैं, इंग्लिश फ़ॉन्ट्स हैं। अब पता नहीं कि जब मैं इन पेज खोलूँ तो क्या मेमोरी में स्पेस भी हो मजीद फ़ॉन्ट्स लॉन्च करने की कि नहीं हो, लेकिन जब मैं पहले इन पेज खोलूँगा तो सिर्फ विंडोज़ के फ़ॉन्ट ही चल रहे होंगे ना, तो मेमोरी में कोई इशू नहीं आएगा। इसलिए पहले आपको इन पेज खोलना है, फिर आपको वर्ड खोलना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले इन पेज खोला हुआ है, मैं पहले टूल पे आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद क्या करना है, वर्ड खोल लेते हैं यहाँ से। चलो वर्ड आ गया। अब हमने इसको वर्ड में कैसे लेकर आना, ये भी डिफरेंट तरीका है, ठीक है। मतलब वैसे तो हम कोई भी चीज़ वर्ड में या एक्सेल में आपस में मैनिपुलेट कर रहे हो तो कोई मुश्किल तो नहीं होता, कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है ना, ऐसे नहीं लाना इसको। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे कंट्रोल वी से लाऊंगा तो आप देख लें क्या आता है, देख लिया सिंबल्स आ गए ना जी। ओके, इसको लाने के लिए आपको टूल यूज करना है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट में आए, पेस्ट स्पेशल, यहां पर से आपको चूज करना है एज ए पिक्चर। चलो अब ये तस्वीर के तौर पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आ गया। यानी कि यही फॉर्मूला यूज करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसने अभी भी ये वर्ड में है, अभी भी ये पिक्सल्स तो नहीं बना, वर्ड में कोई भी चीज पिक्सल नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर नजर आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से कॉपी करना है और इसे किसी भी डिजाइनिंग के टूल में ले जाए। हम कैनवा की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, किसी भी ऑफलाइन डिजाइनिंग के टूल में ले। उसमें कोरल ड्रा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम कोरल ड्रा को बिल्कुल डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम फोटोशॉप को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने इसे फोटोशॉप में ले जाना है। कैसे लेके जाना है, इसे कॉपी किया तो ये मेरे पास फोटोशॉप है, मेरा ख्याल है मैंने आपको जो लिंक शेयर किया हुआ उसमें भी फोटोशॉप है और इंस्टॉल करने का तरीका भी बताया था। अब आपने फोटोशॉप खोलना है, नया पेज एक लेना है, जैसे मैं ले लेता हूँ अभी दोबारा से न्यू। अब पेज किस तरह का लेना है, क्लिपबोर्ड का क्या मतलब है कि अभी मैंने कंट्रोल सी किया तो जब मैं यहाँ आकर कंट्रोल एन किया तो वो क्लिपबोर्ड से उसने साइज ले लिया, यानी जो चीज़ मैंने कॉपी की उसने उसी का साइज ले लिया। मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे बड़ा पेज दो, तो मैं कहता हूँ भाई ये नॉर्मल पेपर दे दो, ये बड़ा पेज आ गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब बड़ा चाहिए और कब वही चाहिए, ठीक है। कंट्रोल वी कर दें, आ गया। अब इसको, इसका ये भी टूल्स देखें, मूव टूल आ रहा है पहले वाला, इसको मैं यहां से पकड़ता हूं और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अब ये क्या बन रहा है, मेरा इमेज। अब ये मेरा इमेज बन रहा है, लेकिन इतने बड़े पेज पे तो नहीं ना रखना मुझे इमेज, मुझे तो सिर्फ इमेज ही चाहिए ना। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक चीज देखें, ये राइट साइड पर देखें, कुछ नजर आ रहा है ना आपको, इसे हम बोलते हैं लेयर विंडो। F7 प्रेस करें, देखिए क्या हुआ, गायब हो गई। अगर ये ना आ रही हो तो आपने F7 की प्रेस कर देनी है, आ गई है। अच्छा, इसमें से जो दूसरी लेयर आ रही है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 1 है। दूसरी को ऑफ करें जरा, देखें क्या होता है, पता लगे क्या हुआ है, सिर्फ वही रहेगी ना पीछे लेयर, ठीक है। अब हमें ये पेज तो नहीं चाहिए, ओके। अब हम क्या करते हैं, सिंपल, ये क्या है जी, इसमें भी कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा आसान तरीके से करना हो ना तो इमेज पर आए और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, हो गया सब कुछ। ये ज़्यादा आसान था, वो क्रॉप में मुझे ड्रैग करना पड़ना था कि कंफ्यूजन आपको ना हो। अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड आ रहा है व्हाइट कलर का, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये मैं वहां लेकर जाऊंगा तो ब्लैक कलर में टेक्स्ट आएगा, व्हाइट कलर में बैकग्राउंड आएगा। मैं कहता हूँ वहां पर मेरा जो इमेज हो उसके ऊपर ही टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ जाए, बैकग्राउंड कोई भी ना हो उस पर। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ इरेजर पर, ये देखिए इरेजर है, इसे हम, इसके अंदर बहुत सारे इरेजर्स हैं, देखें
अभी आपको क्या करना है, अब आप देखें मैं आपको जो टारगेटेड चीज़ें बता रहा हूँ, आपको भी वही टारगेटेड चीज़ें करनी है तो आप सारा काम कर लोगे। बजाय इसके कि मैं फोटोशॉप में लाया हूँ तो आपको यार नहीं, पहले शुरू से देखते हैं कहाँ से करना है, फिर नहीं होगा काम। ठीक है, अब हम यहाँ से आ जाते हैं मैजिक इरेजर पे। इसके अंदर आ रहा था ये टूल, जिस टूल के साथ एरो बना होगा ना उसको आपने क्लिक करना है, दबा के रखना है, तो उसके सब टूल्स भी आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैजिक इरेजर करता हूँ और ये व्हाइट एरिया पे क्लिक कर देता हूँ। गया, चलो मैजिक इरेजर ने क्या किया, वो सॉलिड कलर को पिक किया और एक ही वक्त सारा निकाल दिया। आपने सिर्फ सिलेक्ट कलर को करना है। अच्छा, उसके बाद आखिरी स्टेप अब मैं फोटोशॉप में करने जा रहा हूँ, इसका इमेज बनाने लगा हूँ। तो आपने इसका इमेज कैसे बनाना है, इमेज सेव एज से भी बनेगा, लेकिन आपने ऐसे नहीं बनाना। आपने कैसे बनाना है, सेव फॉर वेब से बनाना है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, उधर से जब मैं इमेज बनाऊंगा ना, अभी तो मैंने वाइट बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है, तो जब मैं इमेज बनाऊंगा फिर वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा उसके साथ। लेकिन जब सेव फॉर द वेब में जाऊंगा तो मैं यहाँ से वाइट बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता हूँ। क्या बनाए, ये देखें क्या लिखा हुआ है, ये देखें मैंने ऑफ किया तो क्या हुआ, फिर वाइट बैकग्राउंड आ गया ना। सेव एज में जाऊंगा तो ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए मैं आपको कहाँ लेकर आया हूँ, सेव फॉर द वेब में आया हूँ और इसको ऑन होना चाहिए। और ये बन क्या रही है, पीएनजी सेव का। ये पीछे कुछ नहीं है, ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, रेड कलर, ग्रे कलर और व्हाइट में, ये इट्स लाइक अ फ्रेम, ये कोई कलर नहीं है। चलो इसको फिलहाल मैं अपनी आसानी के लिए यहीं पे रख लेता हूँ, कोई भी इसका मैं नाम रख के सेव कर। अब इसे लाना था फिल्मोरा में। ये वीडियो आपकी बन चुकी हुई है, ठीक है, इस पर भी क्लिक कर दें, बेशक ये भी आपको दिखा देगा आपने क्या बनाया है। यहाँ आ जाए, मीडिया में आए। अब मैं वो इमेज यहाँ लाना चाह रहा हूँ बेसिकली दिखाने के लिए आपको। इसे क्लिक करते हैं, म्यूजिक में मैंने इसको रखा था, ये 1 2 3, लो इसको भी लगा लेते हैं। स्टॉप करें, वो आ गया ऊपर DHA पाकिस्तान, यानी उर्दू लिखना था, उर्दू भी आ गया। ये आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा, इसलिए कि कल से आपने थंबनेल्स भी बनाने हैं, तो थंबनेल तो उर्दू वाले हो सकते हैं ना, बहुत सारी इमेज। क्योंकि देखिए वीडियो में बहुत ज़्यादा रोल आजकल आज की तारीख में थंबनेल का है, इसलिए कि आपकी वीडियो ने नोटिफिकेशन में थंबनेल की सूरत में किसी को दिखना है। तो आप अगर अट्रैक्टिव थंबनेल बनाएंगे तो ही आपकी वीडियो के व्यूज़ बढ़ने के चांसेस हैं। तो अब आपने जब वीडियोस बनानी है, उसके थंबनेल्स बनानी है, तो वो एक माइंडसेट के साथ नहीं बना सकते। मतलब मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मैं कहता हूँ भी मेरा एक क्लाइंट जो है वो कमर्शियल किचन सेल करता है, एक क्लाइंट जो है वो एजुकेशन की सर्विसेज सेल करता है, एक क्लाइंट जो है वो सर्विसेज क्लीनिंग सर्विसेज सेल करता है, एक क्लाइंट जो है वो लायर है, लॉ सर्विसेज देता है, एक क्लाइंट जो है वो टैक्स की सर्विसेज। अब मैं इतने सारे मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए एक माइंडसेट तो नहीं यूज़ कर सकता। मुझे पता होना चाहिए कि जो लोग बंदा रियल स्टेट बेच रहा है, उसको रियल स्टेट खरीदने वाले लोगों का एजुकेशन लेवल क्या होगा, वो किस तरह के लोग होंगे, वो किस तरह के थंबनेल से अट्रैक्ट करेंगे। जो कमर्शियल किचन सेल कर रहा है उसकी जो ऑडियंस है वो किस तरह की है, मुझे हर बंदे की ऑडियंस को देखकर उसके थंबनेल डिज़ाइन करने हैं। सो वो एक जैसे थंबनेल्स बिल्कुल नहीं होंगे। मतलब स्टार्स अकेडमी का लगाऊंगा तो एक अलग स्टाइल से लगाऊंगा, क्लीनिंग सर्विसेज वाले का लगाऊंगा तो वो एक और माइंडसेट के साथ लगाऊंगा, रियल स्टेट के आप देख रहे हैं कैसे लगाए हुए हैं हमने। तो मतलब हर को क्लाइंट के हिसाब से दिखाना है हमने। यहाँ रियल स्टेट में आपको पता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते ही नहीं है, उनके पास तो पैसे होते हैं सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए, उनके साथ हमें उर्दू में बातचीत करनी है। सो उर्दू की भी हमें बहुत अच्छी तरीके से थंबनेल्स बनाने आने चाहिए, इंग्लिश वाले भी आने चाहिए, नीट बनाने भी आने चाहिए, ठीक है, मतलब शौक बनाने भी आने चाहिए। मतलब हर तरह के थंबनेल आपको बनाने पड़ सकते हैं। कुछ ऑफर्स भी बनानी पड़ सकती हैं, कुछ नॉर्मल थंबनेल्स बनाने पड़ सकती हैं, कुछ ऑफर्स की सूरत में बनाने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना माइंड क्रिएटिव यूज़ करना है। ये वाला जो काम है ये क्रिएटिव काम है, मतलब कोई चीज़ डिज़ाइन करना एक क्रिएटिव काम है, डिजिटल मार्केटिंग करना एक क्रिएटिव काम है। ऐसा काम नहीं है कि टिपिकल तरीके से आप कुछ सीखें और उसको इम्प्लीमेंट कर दें, नहीं। इसलिए कि आपने डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल वो नहीं करनी जो मुझसे सीख रहे होंगे, बल्कि वो करनी है जो कोई आपसे चाहता होगा। वो कहेगा मुझे यूँ करना है, मुझे ये काम करना है, आपने उसको क्रिएटिव तरीके से बताना है कि कैसे होगा, ठीक है। तो आज ये हमने कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैंने इन पेज का भी कवर कर दिया आपको बीच में है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करके आए। ये अभी आपने जो वीडियो बनाई थी उसकी भी आउटपुट देख लें बेशक।
इसमें तो नहीं थी, इसमें है शायद। ये बनाई है जो भी हमने जल्दी से जो भी चीज़ बनाई है वो ये बनी है। चलो अब मैं जो कुछ